गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सबको पता है, BHU कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग एक BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो आगामी 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। उसी के सिलसिले में आज हम लोग एक डेमो क्लास लाए हैं जिससे कि आप लोगों को एक इम्पोर्टेंस पता चले कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है और आप हमसे जुड़ के इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसी के माध्यम से आपको थोड़ा बताएंगे कि कैसे क्या आम होता है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका पैटर्न और उसका सिलेबस समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी पैटर्न और सिलेबस में के अंदर आता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किसको पढ़ना है और किसको छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, समय बहुत कम होता है बच्चों का और उसमें डाउट बहुत सारे होते हैं। उन्हीं डाउट को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, उन डाउट को क्लियर कर सकें और क्या छोड़ के और क्या पढ़ के हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, उन्हीं सब को बताने के लिए आज मैं आप सबके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बताऊँगा, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम के में 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे रीजनिंग के होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं वो केमिस्ट्री होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम्स होते हैं। तो आज बेसिकली मैं एग्रीकल्चर पर बात करूँगा। एग्रीकल्चर में भी कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं जो हमको पढ़ना है और जिन पर ज़्यादा फोकस करना है, जो हमको मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, हमको 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन बनवा सकते हैं। उन टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक्स आता है हमारा जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर जिसमें तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, ICR, IRI, जितने भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं वो कहाँ पर है, किसका क्या काम है, कौन सा स्टेट में किस चीज़ की उपलब्धता है, कौन सा स्टेट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सा स्टेट किस चीज़ में अग्रणी है, मतलब फर्स्ट प्लेस पे आता है, हमारे देश में क्या ज़्यादा होता है, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, इन सब के बारे में बताता है जनरल एग्रीकल्चर। जो कि आपका जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको जनरल एग्रीकल्चर से, अकेले जनरल एग्रीकल्चर से जिसका सार होगा 20 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप अकेले 20 क्वेश्चन इसके माध्यम से बना सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है, वो आता है आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में आप लोग सब लोग जानते ही होंगे क्या क्या आता है। एग्रोनॉमी में हम फसल से रिलेटेड बात करते हैं। फसल यानी क्रॉप्स, कौन सा, गेहूँ, चना, सरसों, शुगर कैन यानी गन्ना, इन सब से रिलेटेड जितना भी हम पढ़ते हैं वो सब एग्रोनॉमी के में पढ़ते हैं हम। और इसका जो वेटेज होता है वो आपका 5 से 10 नंबर का होता है, मतलब उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तीसरा आता है सॉइल साइंस। सॉइल के बिना तो सब कुछ अधूरा है, अगर सॉइल ही नहीं होगी तो हम कुछ ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। सॉइल का किस मीडियम में हमको किस क्रॉप को उगाना है, किस क्षेत्र में कौन सी सॉइल पाई जाती है, किस सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है, क्या डालने से सॉइल को हम अच्छा कर सकते हैं, क्या सॉइल का pH होता है, इन सब के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, सॉइल साइंस से। और इसका वेटेज भी कम नहीं होता है, ये भी आपको 4 से 6 क्वेश्चन का वेटेज इसमें आपको मिलेगा सॉइल साइंस में। खाली इसका बेसिक आपको पढ़ना होगा और बेसिक को कैसे पढ़ना होगा वो मैं आपको आने वाले लेक्चरों में बताऊंगा। इसके बाद हम लोग आते हैं हॉर्टिकल्चर। आप सब लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे क्योंकि आज इसका दिन ब दिन इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम जो सब्जियां खाते हैं, हम जो फल फ्रूट खाते हैं, हम जो फल फ्रूट खाएंगे उसके बाद हम जो भी हमारा फ्लावर्स होता है, प्रोसेसिंग आइटम, जितना प्रोसेसिंग आइटम हम लोग खा रहे हैं, जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आजकल तो रेडी टू फूड, मतलब हमको बना बनाया खाना मिल रहा है, वो इसी के अंदर आता है। इसका जो वेटेज है एग्ज़ाम के लेवल में बहुत अभी हल्का है इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, लेकिन एक्चुअल लाइफ में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में एक ऐसा ब्रांच है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। इसका जो वेटेज है वो 4 से 5 क्वेश्चन का है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा अगर आप इसको लाइव में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेनेटिक्स आप लोग देख रहे होंगे धीरे धीरे हम लोगों का ज़मीन, जिसको हम लैंड बोलते हैं, वो कम होता जा रहा है क्योंकि डेवलपमेंट होता जा रहा है, उस पर मकान बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। अब हमको कम ज़मीन में अधिक से अधिक उत्पादन करना है, तब हमको इसका याद आता है क्योंकि जेनेटिक्स ही ऐसा है जिसमें हम ब्रीडिंग करने के बाद नई कम टाइम में फसल उगा करने वाली वैरायटी निकाल सकते हैं, कम स्पेस वाली, कम पानी वाली। हम रूफटॉप, आप नाम सुने होंगे, छत पे खेती करना, इंडिया के बहुत सारी मेट्रो सिटी में होने लगा है और फॉरेन में से चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, इनमें बहुत पहले से हो रहा है। तो वे जेनेटिक्स है। हम छोटी ड्वार्फ वैरायटी, मतलब छोटे तने वाली
द्वार वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, ये सब इसके माध्यम से करते हैं। और ये इसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत कुछ आपको पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका वेटेज आपको 3 से 4 क्वेश्चन का मिलेगा, क्योंकि अभी यूजी लेवल में इसका इतना यूज नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप यूजी में आएंगे, फर्स्ट ईयर क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको इसका वेटेज और आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। उसके बाद आता है आपका एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स। पहले एक्सटेंशन, दो ब्रांच हैं। पहले मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। पहला ब्रांच जो है एक्सटेंशन है, ये आपको क्या करता है, जब भी हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं एग्रीकल्चर में, उसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। एक्सटेंशन का हिंदी में मीनिंग होता है प्रसार, मतलब किस चीज़ को अवेयर करना, किस चीज़ को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाना। मतलब मेरे पास कोई चीज़ है, मैं आप तक उसको कैसे पहुंच सकता हूं, प्रसार। जैसे कि मैं आपको इसके यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, प्रसार का काम कर रहा है। उस तरह एक्सटेंशन एग्रीकल्चर में काम करता है। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुँचाना, किसानों को उसके बारे में बताना कि उसका यूज कैसे करना है। कोई मशीन है, क्योंकि आजकल लेटेस्ट मशीनें हर दिन अपग्रेड होती जाती हैं, बहुत सारी मशीनें आ गई जिससे लेबर का काम कम होता जा रहा है, हम उसको जल्दी कर सकते हैं। आजकल सोलर पंप से रिलेटेड आ गई बहुत सारी, वो सब काम कौन करता है, एक्सटेंशन। और लास्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी, पैसे बिना सब अधूरा है, अगर पैसा ना हो तो कोई कुछ नहीं हो सकता, किसान भी हो या कोई भी हो, पैसा। तो इकोनॉमी हमको बताती है कि सरकार हमको क्या सब्सिडी दे रही है, हमको कौन सी फसल उगाना चाहिए, किस फसल पे हमको कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, किस चीज़ से हमको सब्सिडी, क्या फ़ायदा होगा, हमारी वैल्यू क्या है क्रॉप की, इससे रिलेटेड जानकारी हमको इकोनॉमी मिलती है। ये भी हमको 2 से 3 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, बड़े नॉर्मली क्वेश्चन मिलते हैं। इसके सबके अलावा बहुत छोटी छोटी ब्रांचें हैं, जिन्हें पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी तो आता है, उसके बाद एंटोमोलॉजी आएगा। ये बहुत छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, तो उनको उन सब के लिए मैं आपको इसमें जनरल एग्रीकल्चर के जो है इस वाले पोर्शन में आपको कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन यहाँ है जनरल, जिसका 40 से 50% वेटेज है आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसको ही पढ़ना है। अब इसमें भी क्या कहा जाता है, जिसको आप लोग सब बोलते हैं जनक, किस चीज़ का, फादर। तो फादर एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जहाँ से हम सबको मिलता है, वो है ICAR। इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो भी इसकी तैयारी कर रहा है एग्रीकल्चर का, वो उसके बारे को उससे बहुत अच्छे से जानता होगा। दूसरा आप लोगों का संबंध होगा IRI। ये दो से आप बहुत फैमिलियर होंगे, मतलब इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। फिर भी जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, हो सकता है वो मैथ स्ट्रीम से रहे हों या बायो से रहे हों, लेकिन एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, तो आपको ICAR के बारे में बता दूं। ICAR जो है कि जिसके माध्यम से हम जो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी जिनमें एग्रीकल्चर डिग्रियाँ होती हैं, वो डिग्रियाँ देता है ICAR के माध्यम से। UGC का आप नाम सुने होंगे, जो सारी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है, उसी तरह ICAR एग्रीकल्चर की जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटी उन सबको कंट्रोल करता है, और यही हम सबको पढ़ाने के लिए इसमें ही सब कुछ होता है। दूसरा है IRI, इसमें जाने का हर एक किसी बंदे का सपना होता है, BSc के बाद, MSc के बाद। इसमें BSc नहीं होता है, इसमें MSc से स्टार्ट होता है, PhD होता है। ये इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर में आता है। अब ICAR की हम बात आते हैं वापस कि ICAR कहाँ पर है, ये कब फाउंडेशन हुआ, मतलब इसका स्थापना कब हुई। तो ICAR की स्थापना रॉयल कमीशन, आप लोग जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे उस समय एक ब्रिटिश सरकार हमारे में थी, उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए इम्प्रूव करने के लिए, भारतीय किसानों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि एग्रीकल्चर को कैसे किया जाए, एक ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए एक कमीशन बनाया जिसका नाम था रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन। वो बनाया था 1928 में। रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन को काम सौंपा गया कि आप देखिए एग्रीकल्चर के इंडिया में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी 1 साल के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 12 महीने में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की ब्रिटिश सरकार को। उन्होंने रिकमेंड किया कि हमको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए जो पूरे इंडिया को कवर कर सके, जिसके अंडर हम एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी बनाएं, उन स्टूडेंट को पढ़ाएं। तो उन्होंने उस समय ये ICAR, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, उस समय इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से 16 जुलाई 1929 को पूसा बिहार में बनाया था। लेकिन 1935
अर्थ के आ गया और वह यहाँ जो पूसा बिहार में जो बिल्डिंग बनाई थी जिसमें इसको बनाया गया था आईसीआर को, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई और गिर गई। जब वो वहाँ गिर गई तो इसको 1935 में नई दिल्ली, जिसका नाम भी पूसा रखा गया, नई दिल्ली में पूसा में इसको 1935 में न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया और अब ये वहाँ से संचालित होता है। अब आते हैं बात इसके प्रेसिडेंट की। इसका प्रेसिडेंट जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप लोग अगर यूजी का पेपर देंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ कि आईसीआर का प्रेसिडेंट कौन होता है। उसमें आपको बहुत सारे नाम दिए होंगे, लेकिन आपको एक नाम रखना है, जो देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, राज्य का नहीं, देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। इस समय श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो ही आईसीआर का प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट बोले या फिर हिंदी में बोलें तो अध्यक्ष होता है। और जो इसका डायरेक्टर ऑफ जनरल या महानिदेशक होता है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर, डेयर के नाम से, उसका जो सचिव होता है वो ही इसका डीजे होता है, मतलब डायरेक्टर ऑफ जनरल या महानिदेशक होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका एक नंबर का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जो आपको आएगा, बस खाली आईसीआर के इस 3-4 पॉइंट से आपको मिल जाएगा। दूसरा आपका आता है IARI, ये टॉप मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसकी बहुत एक कहानी है जो आप लोग जब पढ़ोगे तो मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना याद कर लो कि 1905 में इसको नई दिल्ली में बनाया गया था। ये फिलहाल नई दिल्ली में, अब इसके कई और IARI के कई और ब्रांचें खोल दी गई हैं। एक आसाम में खोली है रिसेंट में, और एक अभी बिहार में भी खोली है। तो इसकी अब IARI 3 IARI होगा इंडिया में। तो आप लोगों को अब ये याद नहीं रहेगा, अगर आप पुराना पेपर देखेंगे तो IARI पूछ जाएगा तो सिर्फ नई दिल्ली में था, लेकिन अब इस चीज़ को अपग्रेड कर देना है कि अब IARI इंडिया में 3 हो गए हैं। पहला जो न्यू दिल्ली में जो मेन है, उसके बाद एक आसाम में हो गया है, दूसरा बिहार में हो गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अगर हम इसी श्रेणी में आते हैं तो IIVR आप सुनेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि वाराणसी में है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि कहाँ पर है, वाराणसी। ये आपके पेपर में कई बार आ चुका है। आप जब भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपके पेपर में मिल जाएगा। वाराणसी कहाँ है, यूपी में, जहाँ आपको आना है। BHU में आपको आना है, यानी वाराणसी माना, उससे ही आपको याद करना है कि आपका ड्रीम कहाँ है। IIVR कहाँ है आपका IIVR है वाराणसी में। उसके अलावा IISR, एक कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज बता रहा हूँ, जिनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। IISR ये कहाँ है आपका, लखनऊ में है। IISR क्या है, शुगर कैन, गन्ने का नाम आप लोग सुने होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, हिंदी में अगर बोला जाए तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है आपका, लखनऊ। लखनऊ कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में। ये भी आप याद रखते जाना, लखनऊ कहाँ आता है आपका, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग का पता होना चाहिए, IIPR ये कहाँ पर है, कानपुर में। अब कानपुर कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश। IIPR पे से मतलब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। पल्स का मतलब जानते हो, दलहन, जिनको हम डेली खाते हैं और खाना चाहिए। IIPR ये कहाँ है आपका, कानपुर में। कानपुर कहाँ आता है, यूपी में। ये आपके 1 2 3 4 5, ये 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट आपके बहुत सारे हैं। अगर ऐसे इंस्टीट्यूट की बात करें तो 56 के अराउंड इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ये 5 ही मैंने आपको क्यों पढ़ाया आज, क्योंकि आप इन 5 में को अच्छे से पढ़ लेते तो आपको 2 इंस्टीट्यूट आपके पेपर में मिल जाएंगे। इन 5 में से आपको 2 मिल जाएंगे। इसके अलावा और बाकी जो इंस्टीट्यूट होंगे वो आपको आने वाले लेक्चर में जब जनरल कॉन्सेप्ट को सीरीज वाइज पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको मिलेगा। अब आते हैं हम लोग कुछ रेवोल्यूशंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बहुत सारी रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, वाइट रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, गोल्डन पढ़ा होगा आपने, ब्राउन पढ़ा होगा आपने, इस तरह की बहुत सारी रेवोल्यूशन, राउंड पढ़ा होगा आपने, ब्लैक पढ़ा होगा। बहुत सारी रेवोल्यूशंस हैं जिनको आप लोग पढ़े होंगे। तो बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एक रेवोल्यूशन फेमस हुई है जो
पहला है, पहली जो रेवोल्यूशन फेमस हुई है वो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशंस। ग्रीन रेवोल्यूशंस, ग्रीन रेवोल्यूशंस। ग्रीन रेवोल्यूशंस क्यों फेमस हुई है, क्योंकि एक समय था 1964-65 में एक रेवोल्यूशन आई थी, 1964 एंड 5। इससे पहले हमारा देश जो था गेहूं और चावल, जिसको हम व्हीट एंड राइस बोलते हैं, वो दूसरे देशों पर निर्भर था, मेनली अमेरिका पर निर्भर था। लेकिन जब ये रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में आई तो मेनली नॉर्थर्न इंडिया है, नॉर्थर्न इंडिया में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में ये मेनली आई जब गेहूं और चावल की इनके द्वारा हाइब्रिड वैरायटी का मतलब होता है कि कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें, जिनको कम इनपुट की ज़रूरत हो, अधिक आउटपुट देती, ऐसी वैरायटी का उत्पादन शुरू हुआ। तो आज हमारी जो पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर व्हीट के उत्पादन की बात करें तो हम सेकंड नंबर पर आते हैं चाइना के बाद। अगर हम राइस उत्पादन की बात करें तो भी हम सेकंड नंबर पर आते हैं चाइना के बाद। आज हमारे पास इतना सरप्लस है कि हम दूसरे देशों को डोनेट करते हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं राइस व्हीट। आज अगर आप देखते होंगे तो FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका आप नाम सुनते होंगे, जो PDS के माध्यम से गरीब लोगों को 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, या 3 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल मिलते हैं, जो भी अगर आपको पता होगा, एक्चुअल प्राइस मुझे पता नहीं है, वो PDS के माध्यम से मिलते हैं, वो FCI के भंडारों से मिलता है। तो वो इतना सरप्लस हो गया हमारे पास कि बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है। इसके बाद सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन जो हमारी रही है, जिसको आपके एग्जाम मिल जाएगा, वाइट रेवोल्यूशन, इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड, वाइट से ही देख लो, वाइट दूध कैसा होता है, वाइट, ये भी 1965 के अराउंड आया था। इसको 1970 से स्टार्ट किया था ऑपरेशन फ्लड को। 1965 में इसका एक इंस्टीट्यूट बनाएगा NDDB। आप गुजरात आनंद का नाम सुने हो, वो जिनको मिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। सबसे ज़्यादा दूध का अगर प्रोसेसिंग होता है या कलेक्टिंग होता है तो वो आनंद गुजरात में होता है। गुजरात से जो लोग होंगे वो उस चीज़ को जानते होंगे। अमूल, अगर आप अमूल का नाम सुनते हो, जो दूध की डेयरी आप लाते हैं, दूध मिलता है, अमूल कहाँ है, आनंद गुजरात में है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार आता है, अमूल कहाँ पर है, तो अमूल आनंद गुजरात में रहे। और उसी से स्टार्ट हुआ वाइट रेवोल्यूशन, 1970-71 में स्टार्ट हुआ था, जिसने दूध की उपलब्धता हमारे देश में आज इतना बढ़ा दिया है कि हम इन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हम फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। कहाँ आते हैं हम, फर्स्ट पोजीशन पे, मिल्क प्रोडक्शन में हम फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। एक समय हुआ करता था जब हमको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 145 ग्राम होती थी। कितना होता था, 145 ग्राम। आज की डेट में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है वो 396 ग्राम है। कितना है, 396 ग्राम। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं 2.5 गुना, इतने सालों में 2.5 गुना दूध की उपलब्धता बढ़ गई, जबकि जनसंख्या भी हमारी बढ़ रही है। तो हम लोगों के पास इस रेवोल्यूशन का कितना महत्व रहा होगा हमारे जीवन में। इसके बाद हमारा एक और रेवोल्यूशन है, जो लोग आप हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन का आप लोग नाम सुने होंगे। गोल्डन रेवोल्यूशन मेनली होती है, किसके लिए होती है, फल फ्रूट, मेनली आम के लिए की गई है, लेकिन फल इसके इम्पोर्टेंट है, फ्रूट्स जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। ये फ्रूट, इसके अलावा बहुत सारी रेवोल्यूशंस और हैं, जो आगे जितना भी रेवोल्यूशन है आपको आज थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं, जितना रेवोल्यूशन हो वो आगे वाले लेक्चर में आपको सबको डिटेल से पढ़ाऊँगा मैं। आने वाले लेक्चर में आपको एक रेवोल्यूशन पे एक लेक्चर ही बनेगा, जितना भी रेवोल्यूशन पर एक लेक्चर बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आज डेमो क्लास है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। स्टैंड करना इन द सेंस कि हम एग्रीकल्चर में इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में हमारा पोजीशन क्या है। अगर हम बात करें फल फ्रूट उत्पादन में, तो एग्रीकल्चर में फल फ्रूट उत्पादन में हम पूरे वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। दूध उत्पादन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो पहले नंबर पर आते हैं। गेहूँ धान दोनों की अगर हम बात करते हैं, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर हम बात करते हैं कैसियो नट, कोकोनट आप जानते होंगे, नारियल को आप सुनते हो उसको कोकोनट बोलते हैं,
उसकी पोजीशन में हम दूसरे नंबर पर आते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर ऑल ओवर भैंसों की बात करते हैं, भैंसों के, तो हम ऑल ओवर जितनी भैंसें हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और इतना भैंसा है कि हमसे अराउंड 60% भैंसें पूरे वर्ल्ड की, जो 60% भैंसें हैं वो अकेले इंडिया में है। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जितना भी वर्ल्ड का भैंसें हैं वो 60% अकेले इंडिया में होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इरिगेटेड लैंड, मतलब शुद्ध सिंचित क्षेत्र, मतलब हमारे यहाँ जो सिंचाई की भूमि है उसमें हम नंबर 1 आते हैं वर्ल्ड में। हमारे पास अराउंड 70 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसी है जो इरिगेटेड लैंड है। अगर हम इंडिया की और बात करें, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें या एरिया की बात करें, तो बहुत सारे ऐसी क्रॉप वाइज अगर हम बात करेंगे तो एक डिटेल बनेगा, बहुत सारा डाटा बनेगा जिसमें हम बहुत अच्छी पोजीशन पे करते हैं। मेनली जो मेन क्रॉप हमारे खाने पीने की हैं, अगर पल्स की बात करें तो पल्स में हम इंडिया पूरे वर्ल्ड में हम सबसे ज़्यादा खाते भी हैं, इंपोर्ट भी करते हैं और सबसे ज़्यादा हम उत्पादन भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों की अगर एक डिटेल बनाया जाएगा तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से इस एक लिस्ट से आपको मिल सकते हैं। ये था आज हमारा एक छोटा सा डेमो क्लास। आगामी जो हमारा लेक्चर होगा वो डिटेल वाइज होगा, टॉपिक्स वाइज होगा। आज आपको एक डिटेल इसलिए दिया कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को मैं एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन करा दूं कि कौन कौन से हैं। 6 टॉपिक जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। जनरल एग्रीकल्चर, इसके सामने 20 क्वेश्चन। एग्रोनॉमी लिखा, इसके 5 से 10 क्वेश्चन। सोयल साइंस लिखा, 4 से 6 क्वेश्चन। इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर पे आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। इसके बाद जेनेटिक्स पे आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। इसके बाद एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिसलिनियस में आते हैं, जैसे और पैथोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी होता है, इस तरह के और डिपार्टमेंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। वो आपको इसमें जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो आपको जनरल एग्रीकल्चर में कवर करा दिया जाएगा। अब आता हूँ मैं आप लोगों के मेन मोटिव पे कि हमारा कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, आप अपना पेन कॉपी लेके नोट कर सकते हैं। 7395055199 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल करके हम लोगों से जुड़ सकते हैं और कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। हम आगामी 5 मार्च जो आ रही है, 5 मार्च से आप लोगों को कोर्स उपलब्ध होना लगेगा। 5 मार्च की शाम को 5 बजे तक आपको एक वीडियो पहुंच जाएगा। 5 मार्च 2021 को आपको पहला वीडियो मिल जाएगा जो कि डिटेल और आपका टॉपिक्स वाइज होगा। उससे पहले आप लोगों का एडमिशन ओपन है। हाँ, एडमिशन से रिलेटेड एक चीज़ और बता दूं, हम लोगों ने सुपर 50 के नाम से अपना बैच स्टार्ट किया है। जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए 20% डिस्काउंट का प्रबंध किया है। अगर जो फर्स्ट 50 में हमसे एडमिशन लेता है उन लोगों को 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। बाकी की डिटेल आप BHU कॉन्सेप्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी जुड़ना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।